कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी जुड़ गए हैं और इसी के साथ साथ हमारे साथ पल्लवी श्रीवास्तव दिल्ली से हमारी संवाददाता जुड़ गई है। राघवेंद्र, सबसे पहले आपके पास आते हुए अगर उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या है आज की अपडेट? बिल्कुल भारतीय, अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें खबरों को लेकर, तो आज सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा शाम को 6 बजे अपने 5KD आवास पे जीएसटी की व्यापार कर विभाग की समीक्षा बैठक की जाएगी और उस आधार पे और क्या उसमें सुधार की गुंजाइश हो सकती है, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज समीक्षा बैठक करेंगे और जो भी दिशा निर्देश होगा वो उनके तरफ से जारी किए जाएंगे। और चूँकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और ऐसे में ईद उल अजहा की नमाज आज शांतिपूर्ण तरीके से, हम चाहे लखनऊ की बात कर लें जहाँ पे मुस्लिम आबादी बहुत ज़्यादा है, हम पुराने लखनऊ की बात कर लें, चौक की बात कर लें, नखास की कर लें या अयोध्या की कर लें, जो धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है, जो पूर्व समय में फैजाबाद नाम से जाना जाता था, वो भी मुस्लिम बाहुल्य एरिया है। इसके अलावा वाराणसी की बात कर लें या फिर संभल की बात कर लें, जो हमेशा इस समय सुर्खियों में रहा, यहाँ पे ईद उल अजहा की नमाज, शांतिपूर्ण बकरीद की नमाज अदा की गई है। भारी पुलिस फोर्स पूरे उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में है और फ्लैग मार्च पुलिस द्वारा किया जा रहा है और सारे मुस्लिम वर्ग नमाज अदा करने के बाद पूरे शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने ईद का नमाज अदा कर रहे हैं। वहीं चूँकि ज्येष्ठ माह का शनिवार है, तो यहाँ उत्तर प्रदेश में खास करके लखनऊ में एक कल्चर है मंगलवार को और शनिवार को हनुमान जी का भंडारा लगाने का। तो आज भी लखनऊ के तमाम चौराहों पे हर एक कॉलोनियों में बजरंगबली का भंडारा भी लगा है। तो एक तरह से यहाँ बजरंगबली का भंडारा एक तरफ चल रहा है, तो दूसरी तरफ शांतिपूर्ण तरीके से जो मुस्लिम वर्ग है वो अपना ईद उल अजहा का त्यौहार, बकरीद का त्यौहार मना रही है। वहीं हम बात कर लें अगर लखनऊ की, तो यहाँ पे जो ATS टीम है वो अब एक नई अत्याधुनिक पिस्टल से मुस्तैद होगी, ग्लैंका से, और अब ATS की जो EP टीम होगी वो ग्लैंका पिस्टल से मुस्तैद होकर के पूरी सुरक्षा व्यवस्था को देखेगी, संभालेगी। इसके अलावा हम बात कर लें जितने भी प्रदेश हैं, चाहे पूर्वांचल का हो या फिर पश्चिमांचल का या फिर अवध प्रांत का, कहीं पे भी अभी कोई अप्रिय घटना ईद को देकर, बकरीद को लेकर के नहीं आई है। हर जगह नमाज भी शांतिपूर्ण तरीके से अदा की गई है और त्यौहार शांतिपूर्ण चल रहा है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही निर्देश भी जारी किए थे कि त्यौहार और पर्व पे शांति भंग नहीं होनी चाहिए, शांति बनी रहनी चाहिए। तो ऐसा माहौल देखने को भी मिल रहा है। वहीं कल DGP ने एक समीक्षा बैठक की थी आला अधिकारियों के साथ अपने, तो वहाँ पे उन्होंने दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो भी छोटे अपराध हैं उनके प्रति आप लोग नज़रिया अलग न रखें। अपराध होता है, छोटे अपराध हों या बड़े अपराध हों, सब पे लगाम कैसे लगे इस पे आप लोग फोकस करें और त्वरित न्याय कैसे मिले इसको लेकर आप लोग कार्यवाही आगे बढ़ाइए। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरा जो उत्तर प्रदेश का पुलिस महकमा है, DGP चाहते हैं कि जो भी न्याय की प्रक्रिया है, छोटे अपराधों में भी बड़े अपराधों की तरह ही जल्दी न्याय मिले, या जिस तरह बड़े अपराधों पर लगाम लग रही है, छोटे अपराधों पर भी लगाम लगाने में उत्तर प्रदेश पुलिस सफल हो। जी भारती। बिल्कुल, देखिए राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटूंगी। पल्लवी, आपके पास आते हुए अगर दिल्ली की बड़ी खबरों की मैं बात करूं तो क्या है आज का अपडेट? पल्लवी, देखिए भारतीय, अगर बात करते चले दिल्ली की बड़ी खबरों की और प्रमुख खबरों की अगर बात करते चले, तो CM रेखा द्वारा आज 4:30 बजे अहिल्याबाई की 300वीं जयंती को आयोजित किया जाएगा। साथ में अगर बताते चले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक बैठक। ठीक है पल्लवी, आपके पास वापस लौटूंगी। राघवेंद्र, आपके पास आते हुए, देखिए आज बकरीद तो धूमधाम से मनाई जा रही है, लेकिन साथ साथ में आपने बताया कि यहाँ पर शनिवार का भी बड़ा महत्व है आज का, और आज के दिन भंडारे का भी आयोजन किया गया है। लेकिन हम देख रहे हैं राघवेंद्र के आजकल सियासत जो है वो भी अपने जोरों पर है। पंचायत चुनाव देखिए करीब हैं और उसको लेकर तमाम तैयारियां दिख रही हैं। जो छोटे छोटे दल हैं जो किसी न किसी पार्टी के साथ है, आज वो अकेले चलते हुए नजर आ रहे हैं। कितनी बड़ी सियासत में हेर फेर आप देख रहे हैं इससे?
बिल्कुल, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश वो राज्य है जो यहाँ से राजनीति की दिशा निर्देश एक तरह से ये कहा जाए कि नई नई दिशाएं देता है या देश को सर्वाधिक पीएम देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। वर्तमान में भी जो पीएम मोदी हैं वो वाराणसी लोकसभा सीट जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ से सांसद हैं। अब पंचायत चुनाव की अगर बात कर लें तो जिस तरह से सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश राजभर, जिस तरह से कुछ दिन पहले वर्तमान में वो सिटिंग एमएलए हैं और मंत्री भी हैं, चूंकि उनका गठबंधन है इस समय भारतीय जनता पार्टी से। पूर्व समय में भी बीजेपी से गठबंधन रहा, लेकिन जब पिछला विधानसभा चुनाव हुआ उस समय समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चले गए थे, पुनः उनकी वापसी बीजेपी में हुई। वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके अपना एक प्रस्ताव दिए थे कि हम चाहते हैं कि ब्लॉक प्रमुख का जो चुनाव हो वो भी आम जनता से चुना जाए, बीडीसी या अन्य जो चुनते हैं उनके माध्यम से न चुना जाए, सीधे जनता चुने। और इसको अखिलेश यादव ने आज समर्थन भी दिया एक्स प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करके कि हम भी चाहते हैं, हम समर्थन करते हैं कि आम जनता द्वारा ही चुना जाए, क्योंकि पंचायत चुनाव भी बहुत बड़ा चुनाव उत्तर प्रदेश का होता है। और यहाँ पे क्षेत्रीय पार्टियाँ ये चाहती भी हैं कि अगर सीधे जनता से चुनी जाए तो हम अपने जो भी पीडीए की बात कर लें या जाति समीकरण बैठाने में फिट हों, अपना जनाधार कैसे गाँवों में फैला लें, कैसे ब्लॉक स्तर पर विस्तार कर लें, अपनी पार्टी का जनाधार कैसे मजबूत कर लें, इस पर फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शायद यही मुख्य कारण है कि क्षेत्रीय पार्टियां भी अलग अलग पंचायत चुनाव को लेकर राग अलाप रही हैं और उनका मानना है कि पंचायत चुनाव में अकेले चुनाव लड़कर अगर हम अपने जनाधार को मजबूत करते हैं तो जो भी आगे की चुनाव की तैयारियां होगी, वो चाहे विधानसभा की हो या लोकसभा पे हो, वहां पे हम बार्गेनिंग करने की स्थिति में ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब हम मजबूत स्थिति में होंगे तो अपनी डिमांड ज़्यादा मजबूती से रख सकते हैं और डिमांड की पूर्ति करा सकते हैं। तो ये भी एक कारण है। और इस समय पंचायत चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है, क्योंकि अभी एक दिन पहले जिस तरह से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के 2 करीबियों को लूट के मामले में वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार किया, चूँकि कांग्रेस भी पंचायत चुनाव में अपने जनाधार को मजबूत करना चाहती है, चूँकि वो अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को या ये कहिए जो जनाधार को खोया है कांग्रेस ने, वो पंचायत चुनाव के माध्यम से पाने का एक प्रयास कर जी। उनके साथ के करीबी जब गिरफ्तार हुए तो भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस में हमलावर है कि अजय राय और कांग्रेस पार्टी इसका जवाब दे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पंचायत चुनाव की विषाद बीत चुकी है। सारे राजनीतिक दल, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो या राष्ट्रीय दल हो, अपने जनाधार को कैसे ग्रामीण स्तर पर मजबूत करें, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर मजबूत करें, इसको लेकर सभी एड़ी चोटी का प्रयास अपना शुरू कर दिए हैं। बिल्कुल राघवेंद्र, क्योंकि 2027 का पहला पायदान जो है वो इसे माना जा सकता है। राघवेंद्र देखिए, आजकल हम ये भी देख रहे हैं कि फार्मा हब बनाने की ओर जो है यूपी बड़े तत्परता से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको लेकर क्या अपडेट है? बिल्कुल, हम फार्मा हब की बात कर लें, टेक्सटाइल हब की बात कर लें या जिसकी भी बात कर लें, मार्च 2017 में जब सूबे की कमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला तो उसने अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया था उन्होंने कि हम उत्तर प्रदेश को एक निवेश प्रदेश के रूप में बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में बनाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश को रोजगार परक प्रदेश बनाना चाहते हैं और सुरक्षित प्रदेश बनाना चाहते हैं, भय मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, अपराध मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं। और उसी कड़ी में उन्होंने काम किया। चाहे फार्मा सेक्टर की बात करें, टेक्सटाइल फर्म की या अन्य सर्विस सेक्टर की, आज उत्तर प्रदेश ने एक ऐसी गाथा लिखी है कि सर्वाधिक एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला प्रदेश अगर कोई है तो वो उत्तर प्रदेश है, सर्वाधिक रोजगार देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, अपराधियों माफियाओं का सर्वाधिक एनकाउंटर करने वाला अगर कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, ईज ऑफ डूइंग में लंबी छलांग लगाने वाला कोई प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश है, एमएसएमई के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार देने वाला कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है, सर्विस सेक्टर में सरकारी नौकरी देने वाला प्रदेश अगर सबसे बड़ा कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। पिछले 8 सालों में लगभग 9 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियां ओपीसीएस के माध्यम से, पीसीएस लोअर सबऑर्डिनेट के माध्यम से या सिपाही के माध्यम से या फिर शिक्षकों के माध्यम से या अन्य विभागीय भर्तियों के माध्यम से सर्वाधिक नौकरी और रोजगार देने वाला अगर कोई प्रदेश है तो वो उत्तर प्रदेश है। उसी तरह फार्मा सेक्टर में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई, रोजगार की असीम संभावनाओं का सृजन किया और उसका मुख्य वजह यही है कि जिस तरह से ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी और इसके अलावा ग्लोबल
ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से उत्तर प्रदेश ने निवेशकों को आकर्षित किया, क्योंकि जब अपराध का सफाया हुआ तो वहाँ निवेश का माहौल बना, और जब निवेश का माहौल बना तो रोजगार की संभावनाएं बनी। और यही कारण है कि आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्यों से निकलकर कहीं न कहीं से एक उत्तम प्रदेश के रूप में प्रगतिशील दिखाई राज्य भी की दे ओर रहा है। बढ़ चुका है। बिल्कुल सही से कहा आपने राघवेंद्र। और पल्लवी, आपके पास आऊंगी, लेकिन देखिए फिलहाल खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए हम तमाम खबरों और की चर्चा जो है वो कर रहे हैं, और जो बड़ी बड़ी खबरें हैं उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं और अधिक जानकारी के साथ आपके साथ जुड़ते हैं। तो यहीं पर देखिए हमारे साथ लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, देखिए हम सियासत की बात कर रहे हैं, हम तमाम निवेश की बात कर रहे हैं, आर्थिक स्थिति पर किस तरीके से प्रगतिशील राज्य बना हुआ है उत्तर प्रदेश, उसकी हमने बात की। इसी के साथ साथ आपने एटीएस का भी जिक्र किया, वो कितनी बड़ी भूमिका जो है निभाने वाला है भविष्य में, अगर मैं बात करूं। बिल्कुल भारतीय, अगर हम एटीएस की बात करें तो एटीएस हो या पुलिस हो या एसटीएफ हो, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरह से इन सभी को छूट दी, या ये कहा जाए कि जो स्वतंत्रता दी कि आप लोगों को आतंकवाद को रोकना है, आप लोगों को अपराधियों और माफियाओं को रोकना है, और उसी दिशा में एटीएस ने भी काम किया, उसी दिशा में एसटीएफ ने भी काम किया। अब जब मौका आया तो आज एटीएस की टीम को और हाईटेक बनाने का काम किया जा रहा है, क्योंकि अब नई अत्याधुनिक पिस्टल मिलने से कहीं ना कहीं से एटीएस की टीम और मजबूत होंगी। क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है जो भी आतंकवादी वारदात करने वाले आतंकवादी होते हैं उनके पास अत्याधुनिक हथियार होते हैं। इतना ही नहीं, जो पेशेवर अपराधी माफिया हैं उनके पास भी हाईटेक अत्याधुनिक हथियार होते हैं। उनसे लड़ने के लिए एटीएस की टीम को ये बहुत मजबूती प्रदान करेगा। साथ उत्तर प्रदेश की एसटीएफ टीम और एटीएस टीम ने जिस तरह से पिछले 8 सालों में काम किया, ये इसलिए भी सराहनीय हो जाता है क्योंकि यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे कोई निवेशक नहीं आता था, यही उत्तर प्रदेश था जहाँ पे अपहरण, बलात्कार, हत्या एक तरह से लघु और कुटीर उद्योग के रूप में जाने जाते थे। अपराध का बोलबाला ऐसा था कि न जाने कितने अपराधी राजनीति के सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर, या ये कहिए कि राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया। तमाम ऐसे अपराधी थे जो खुद माननीय बन बैठे थे, उस पर लगाम लगाने का काम सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। अब एटीएस की टीम को और मजबूती इससे मिलेगी, और कहीं ना कहीं आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में और अपराधियों माफियाओं के खिलाफ लड़ाई में उसे काफ़ी सहयोग भी मिलेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, बाहुबली राज को खत्म तो किया गया है और इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन राघवेंद्र देखिए अब हम ये भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे 2027 के चुनाव जो है करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे जो छोटे दल हैं वो इस आशा में जाग उठे हैं कि कहीं ना कहीं किस्मत जो है 2027 में हमारी चमक सकती है। अब देखिए बसपा जो कि सियासी जमीन जो है खो चुकी है, एक बार फिर से जागने की कोशिश मायावती की तरफ से की जा रही है। आकाश आनंद को पहले टाटा बाय बाय कर दिया जाता है, उसके बाद फिर आकाश आनंद की ताजपोशी कर दी जाती है। क्या लगता है आपको इन सब जो विषय जो है मायावती को लेकर, और देखिए पीडीए का बड़ा रोल जो है उत्तर प्रदेश में माना जाता है, लेकिन चंद्रशेखर की भी नजरें वहां पर हैं, अनुप्रिया पटेल की भी नजरें वहां पर हैं, अखिलेश यादव की नजरें वहां पर हैं, तो मायावती कितने सियासी जमीन जो खोई है उसको वापस पा सकती है? कुछ उम्मीद नजर आ रही है? बिल्कुल भारतीय राजनीति में बसपा बहुजन समाजवादी पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी थी जिसके पास 14 से 18% उसका खास वोट बैंक होता था, और शायद उसका यही जो खास वोट बैंक होता था उसी के आधार पे जब दबंग लोगों को या क्षेत्रीय रूप से जो प्रभावशाली लोग होते थे उनसे जोड़ने के बाद से बसपा की सीटें लगातार इतनी बढ़ी कि लगातार वो उत्तर प्रदेश की कमान संभालती हुई देखी गई। लेकिन जिस तरह से राजनीति का मिजाज बदला और केंद्र में मोदी सरकार आई, और जिस तरह से वो कांग्रेस के वोट वर्ग में, बसपा के वोट वर्ग में, सपा के वोट वर्ग में एक लाभार्थियों का खास वोट बैंक तैयार किया, जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत मिलने लगी, और बसपा हो या कांग्रेस हो या सपा हो ये अपने जनाधार को खोते चले गए। वह शायद यही कारण था कि कांग्रेस भी आज उत्तर प्रदेश में हाशिए पे है, बहुजन समाजवादी पार्टी भी हाशिए पे है। केवल पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर लें जहाँ पे पीडीए आरक्षण बचाने, संविधान बचाने की बातें आई, और जहाँ पे इंडिया गठबंधन को थोड़ी सफलता मिली नहीं, तो इसके पहले
2014 के बाद से लगातार हम विधानसभा चुनाव देख लें, लोकसभा का चुनाव देख लें या पंचायत का चुनाव देख लें, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लाभार्थियों का एक खास वोट बैंक हर वर्ग में तैयार किया, यही कारण था कि ये सारे राजनीतिक दल जो विपक्षी थे ये सिमटते चले गए थे और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत मिली। अब बहुजन समाजवादी पार्टी अपने उसी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पाना चाहती है या अपने खोए हुए जनाधार को वापस लाना चाहती है और यही कारण है कि बार बार वो अंबेडकर की बात करती है, बार बार वो ये कहती है कि हम असली मसीहा दलितों के हैं, पिछड़ों के हैं, और यही सारे राजनीतिक दल भी कर रहे हैं। बसपा भी उससे अछूती नहीं है और अपने खोए जनाधार को इस पंचायत चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती पाना चाहती हैं और इसीलिए आकाश आनंद की भी वापसी कराई गई है कि कहीं ना कहीं से जो हमारा खास वोट बैंक जो खिसक गया है, जो भाजपा के पाले में चला गया है, उसको हम जात के आधार पे या आरक्षण के या संविधान के नाम पे हम किसी तरह उसको अपने पाले में ला सकें। हालांकि हर राजनीतिक दल यही प्रयास कर रहा है कि संविधान के नाम पे, लोकतांत्रिक व्यवस्था के नाम पे, आरक्षण के नाम पे हम पिछड़ों को किस तरह अपनी तरफ आकर्षित करें। लेकिन जिस तरह से मोदी ने 11 साल से, पिछले 11 साल से सरकार चलाई है, जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने 8 साल से सरकार चलाई है, जिस तरह हर तबका वर्ग जो वंचित है अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है और सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उनके बेनिफिट जो है उनके अकाउंट में मिल रहा है। जनधन खाता खोलने के बाद से वो लाभार्थियों की जो संख्या बनी है वो भारतीय जनता पार्टी को अभी छोड़ने के मूड में नहीं दिख रही है। हालांकि देखना होगा कि जब पंचायत का चुनाव होता है तो उस समय ये जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित वोट बैंक हैं, वो जाते किधर हैं। अभी तक का अगर देखा जाए तो इन सारे लोगों का जो लाभार्थियों की एक संख्या है वो मोदी सरकार की नीतियों से, सीएम योगी आदित्यनाथ की नीतियों से, उनके क्रियान्वयन से और मिल रहे सरकारी योजनाओं के लाभ से आज भी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल राघवेंद्र। और मायावती जो कि काशीराम की राजनीति की राह पर चलने की बात तो करती हैं लेकिन खुद चलती हुई नजर नहीं आ रही हैं। आपके पास वापस लौटूंगी, पल्लवी आपके पास आते हुए देखिए, फिलहाल दिल्ली के अपडेट के बारे में बात करते हैं, क्या बड़ी खबरें आ गई हैं? पल्लवी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, एक बार फिर से पल्लवी से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। और राघवेंद्र, आपके पास वापस लौटते हुए देखिए, काशीराम की राजनीति के बारे में बात तो तमाम की गई मायावती की ओर से, लेकिन काशीराम की राह पर चलने का काम जो है वो नहीं किया गया। और अभी अगर उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी नजर आती है या फिर माफ कीजिएगा, भाजपा नजर आती है। बहुजन समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं भी नजर अभी फिलहाल में तो नहीं आ रही है। कांग्रेस, जैसा कि आपने कहा कि जनाधार जो है वो खो चुकी है। लोकसभा में उम्मीद जरूर जागी थी, लेकिन देखिए उपचुनाव के नतीजे भी हमने देखे थे। बिल्कुल भारती, हम काशीराम की बात कर लें या फिर जो अंबेडकर की एक विचारधारा है उस विचारधारा की बात कर लें और आरक्षण की बात कर लें, तो बहुजन समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई तो इसे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वो अपने वर्ग के उत्थान के लिए काफ़ी कुछ किया, चाहे उनके लिए आवास की बात हो या उनके लिए रहन सहन की अन्य सुविधाओं की बात हो, उनके लिए जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था करने की बात हो, निःशुल्क छात्रावास तक की व्यवस्था की गई, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की गई। लेकिन क्या है कि जब राजनीति ये लोग करते थे उस समय जब तक इन लोगों के साथ क्षेत्रीय दबंग लोग नहीं जुड़ते थे तब तक इन लोगों की सीटें नहीं निकल पाती थी क्षेत्रीय दलों की। और जब राजनीति में दबंगों का परचम खत्म होने लगा 2014 के बाद से, खास करके जब जैसे जैसे माफियाओं का दबदबा खत्म हुआ, जैसे जैसे अपराधियों का मनोबल टूटा, फिर ये पार्टियां सिमटती चली गईं और जिस तरह से सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे जनता को मिलने लगा। पहले क्या होता था कि सामान्यतः आधे से अधिक भ्रष्टाचार की या सरकारी मशीनरी की भेंट चढ़ जाती थी योजनाएं और गरीबों को उनका आंशिक ही पहुंच पाता था। आज क्या है कि 2014 के बाद से जिस तरह से सारे लिंकेज को पीएम मोदी ने ख़त्म किया है और जिस तरह गरीबों को सीधे फायदा मिल रहा है योजनाओं का, यही मुख्य कारण है कि बसपा भी अभी भी उबर नहीं पा रही है कि कैसे वो अपने जनाधार को वापस पाए। हालांकि पंचायत चुनाव के माध्यम से सारे राजनीतिक दल अपना
एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं कि वो अपने खोए जनाधार को वापस पा लें, लेकिन इतना आसान नहीं दिख रहा है। कांग्रेस के लिए भी आसान नहीं है। समाजवादी पार्टी की जहां तक बात है, समाजवादी पार्टी यहां पे मुख्य विपक्षी पार्टी है। तमाम गठबंधन के बाद भी आज भी वो उस मुकाम को नहीं हासिल कर पाई कि जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने 37 साल के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। 37 साल बाद कोई सरकार पुनः रिपीट हुई थी, मुख्यमंत्री रिपीट हुआ। इसके पहले प्राय सरकारें बदल जाती थीं। तो इतने सारे गठबंधन, इतने सारे संविधान और आरक्षण बचाने की वकालत करने के बावजूद भी आज भी सत्ता से ये लोग बाहर हैं। तो एक तरह से अपने जनाधार को मजबूत करने में लगे हैं कि पंचायत चुनाव के माध्यम से, चाहे हम लोहिया की बात कर लें, जेपी की बात कर लें, काशीराम की बात कर लें या फिर गांधी की बात कर लें, जिनके नाम पे राजनीतिक रोटियां सेंकी जाती हैं या की जाती हैं, उनका अनुपालन कितना होता है वो तो अलग बात है, क्योंकि राजनीति में बहुत सारी चीज़ें जो कही जाती हैं वो की नहीं जाती हैं, और जो की जाती हैं वो कही नहीं जाती हैं। वो नेताओं के रैलियों में भी देखता है, और जब सरकार बनती है तो जिस तरह की सरकार चलती है उसमें भी दिखाई देता है। लेकिन खोए जनाधार को कौन कितना पाएगा ये तो समय बताएगा। लेकिन जिस तरह की सरकार यूपी में, अगर राज्य सरकार की बात कर लें, और केंद्र में मोदी की सरकार चल रही है, उसको देखते हुए लगता है कि अभी भी इन पार्टियों को जनाधार वापसी करने में काफ़ी मशक्कत का सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल राघवेंद्र, आपने बिल्कुल ठीक कहा। फाइट जो है बड़ी टाइट है और आगे आने वाले समय में पता चलेगा कि ये पार्टियां जो है वो अपना जनाधार जो वापस पा सकती हैं कि नहीं पा पाती हैं, क्योंकि सामने भाजपा है जो कि बड़ी और मजबूत पार्टी है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राघवेंद्र आपका। वहीं खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और देखिए, इस खास बुलेटिन में हम चर्चा करते हैं तमाम राज्यों की बड़ी खबरों की, और इसी पर देखिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ ईशा जुड़ गई हैं चंडीगढ़ से। ईशा, अगर मैं पंजाब हरियाणा की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें हैं? देखिए, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में लुधियाना पश्चिमी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। लगातार प्रचार प्रसार चल रहा है और यहाँ पर देखिए आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बीच कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो नॉमिनेशन के अंतिम तारीख के एक दिन पहले ही अपने उम्मीदवार को यहाँ पर उतारा है बीजेपी की तरफ से। तो ऐसे में बीजेपी पूरी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। रवनीत सिंह बिट्टू की बात करें, केंद्रीय मंत्री की, उन्होंने खासतौर से मोर्चा संभाला हुआ है, क्योंकि लुधियाना उनका पूरा एरिया आता है, लुधियाना से ही ताल्लुक रखते हैं रवनीत सिंह बिट्टू। लगातार वो पंजाब में प्रचार कर रहे हैं और लुधियाना में क्योंकि चुनाव है तो जीवन गुप्ता जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए वो चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुग भी लगातार प्रचार कर रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार के लिए। लेकिन यहाँ पर हालांकि ये विधानसभा उपचुनाव जरूर है, लेकिन इस उपचुनाव में इसलिए नजरें टिकी हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी जो कि यहाँ पर सत्ता में काबिज है, उनकी तरफ से अपना जो उम्मीदवार यहाँ पर उतारा गया है संजीव अरोड़ा, वो राज्यसभा सांसद हैं। अगर संजीव अरोड़ा यहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो सीट राज्यसभा की एक खाली हो जाएगी पंजाब से। तो नजरें यहाँ पर टिकी है कि अरविंद केजरीवाल खुद यहाँ से जाते हैं राज्यसभा के लिए या नहीं, क्योंकि लगातार तो आरोप यही लग रहे हैं आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल पर कि वो केंद्र की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, और यही वजह है कि उन्होंने अपने राज्यसभा सांसद को विधानसभा उपचुनाव में उम्मीदवार के तौर पर उतारा है। अगर अरविंद केजरीवाल यहाँ से राज्यसभा नहीं जाते हैं तो वो क्या अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि चुनाव प्रचार का एक मुख्य चेहरा है, प्रचारक के तौर पर उन्हें भी शामिल किया गया है आम आदमी पार्टी ने, वो भी प्रचार करेंगी। तो ऐसे में क्या उन्हें भेजा जाता है या किसी अपने करीबी को यहाँ से भेजते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि एक सीट यहाँ पर खाली हो जाएगी अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव जीतती है। पूरा दमखम यहाँ पर आम आदमी पार्टी लगा रही है। तमाम नेता वहीं पर मौजूद हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया जिन्हें की प्रभारी नियुक्त किया है, वो भी वहीं पर मौजूद हैं। तो लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है। पूरी कोशिश है आम आदमी पार्टी की किसी तरीके से इस सीट को निकाला जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस भी चाहती है कि इस सीट को निकाला जाए और यहाँ पर भारत भूषण आशु को ही चुनाव मैदान में उतारा है। 2022 में आम आदमी पार्टी के हाथों उनकी हार हुई थी, लेकिन दोबारा से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। और दूसरी तरफ बीजेपी की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए चुनावी जो मुद्दा यहाँ पर बन चुका है वो ऑपरेशन सिंदूर बन गया है। आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर ले रही है। और उनका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिस तरीके से बीजेपी ने ऐलान किया है कि घर घर जाकर सिंदूर को बांटा जाएगा महिलाओं को, तो ऐसे में
मुख्यमंत्री पंजाब की बात करें, उनकी तरफ से भी जो है ऐसा बयान प्रधानमंत्री को लेकर दिया था जिसकी चारों तरफ बीजेपी ने निंदा की थी। तो ऐसे में लगातार ऑपरेशन सिंदूर एक मुख्य मुद्दा यहाँ पर चुनाव प्रचार के तहत बनता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सीज फायर हुआ है, कांग्रेस के नेता चाहे राहुल गांधी की बात करें, राहुल गांधी लगातार अपनी जो लगातार जिस तरीके से संगठन को लेकर वो अभियान कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और वहां पर कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसको लेकर वो निशाने पर ले रहे हैं। उनका कहना है कि डोनाल्ड जिस तरीके से ट्रंप की बात करें, अमेरिका के राष्ट्रपति की, उनके आगे प्रधानमंत्री ने सरेंडर किया है, इस तरीके के आरोप वो लगा रहे हैं। और ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर बन चुका है लुधियाना विधानसभा उपचुनाव में। दूसरी अगर बड़ी खबर की बात करें, देखिए कोविड के मामले एक बार फिर से यहाँ पर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की तुलना करें तो हरियाणा में सबसे ज़्यादा इस वक्त 121 एक्टिव मामले सामने आए हैं। 31 मामले बीते कल ही सामने आए हैं। और लेकिन मुख्यमंत्री का कहना है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हर तरह की व्यवस्था यहाँ पर कर दी गई है स्वास्थ्य को लेकर भी। लेकिन लोगों को हिदायत दी गई है कि वो अपने हाथों का ध्यान रखें। अगर जुकाम बुखार होता है या पेट की कोई समस्या होती है तो तुरंत हॉस्पिटल जाएं और डॉक्टर्स को दिखाएं। दूसरी तरफ पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर 18 मामले फिलहाल सामने आए हैं, जिसमें अभी तक की अगर मौतों की बात करें तो 2 मौत हो चुकी है। तो लगातार ये स्वास्थ्य विभाग भी आग्रह लोगों से कर रहा है कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और दोबारा से जिस तरीके से जो कोरोना का जो नया वेरिएंट है, जिसके चलते अब कोविड के जो मामले हैं लगातार बढ़ रहे हैं, इसने कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दी है। तीसरी बड़ी खबर की अगर बात करें तो देखिए एक बार फिर से जो तपिश है वो बढ़नी शुरू हो चुकी है और गर्मी लगातार अब बढ़ती जा रही है। और मौसम विभाग ने 9 और 10 जून के लिए हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। और एक बार फिर से जिस तरीके से बीच बीच में बारिश हो रही थी, लेकिन बीते कल से ही जो उमस है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और तापमान लगातार यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर चंडीगढ़ के तापमान की बात करें तो यहाँ का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस अधिकतम रिकॉर्ड किया गया है, जो कि पंजाब और हरियाणा से मात्र 2 डिग्री सेल्सियस ही कम है। गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। और ऐसे में अगर हम मौसम विभाग के निदेशक की बात करें सुरेंद्र पॉल की, उनका कहना है कि महाराष्ट्र में मॉनसून तो पहुंच चुका है, लेकिन अब जो उसकी रफ्तार धीमी हुई है उसे फिलहाल ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि इस बार जो मॉनसून है वो समय से पहले दस्तक दे जाएगा पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में, या फिर जो तय समय है 30 जून में ही वो दस्तक देगा। लेकिन इन सब के बीच ये ज़रूर कह सकते हैं कि गर्मी एक बार फिर से बढ़ चुकी है और जून का माह भी कहीं ना कहीं पीक माना जाता है कि जो गर्मी है पहले सप्ताह में अपनी पीक पर रहती है, तो वैसा ही कुछ देखने को मिल रहा है आज। ठीक है, ईशा आपके पास वापस लौटूंगी। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजकुमार चौधरी भी दिल्ली से जुड़ गए हैं। राजकुमार, अगर मैं देश की बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या बड़ी खबरें हैं, क्या अपडेट है? देखिए भारती, आज ईद उल अजहा का दिन है, तो देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने देश की जो जनता है उसको कहीं ना कहीं एक शुभकामना दी है। और ये जो पर्व है, इस पर्व को बहुत सादगी और संयम के साथ मनाने की हिदायत तमाम तरीके से दी गई है। अगर एनसीआर की बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। जहाँ भी ईदगाह हैं उन ईदगाहों के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उसके अलावा जो पीस कमेटियाँ होते हैं, उन पीस कमेटियों के साथ पिछले 24 घंटे से लगातार जो बैठकें हैं वो चल रही थी, ताकि कानून व्यवस्था जो है बेहतर बनी रहे। क्योंकि इंटेलिजेंस की भी रिपोर्ट इस तरीके की मिल रही थी, आज ईद का दिन है और कुछ उपद्रवी जो है इसको कहीं ना कहीं एक जो घटना है, इस घटनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के दौर में हम लोग चल रहे हैं, तो बहुत सजग और बहुत संभल के रहने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं देश की जो पूरी निगाह है, पूरी सुरक्षा जो व्यवस्था है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था इसके लिए कड़ी कर दी गई है। उसके अलावा तमाम जो अधिकारी, अगर दिल्ली पुलिस की बात कर लें, चाहे हम अगर दिल्ली से सटे हुए जो चाहे गाजियाबाद की बात करें, गाजियाबाद के अलावा नोएडा की बात करें, क्योंकि दोनों जगह कमिश्नरेट है, उत्तर प्रदेश का पूरा एनसीआर का जो इलाका है, गुड़गांव की बात कर लें, तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो आपस में एक साथ एक दूसरे के सामंजस्य बनाए हुए हैं और समन्वय बनाए हुए हैं। अगर बड़ी बात करें तो ब्राज़ील में जो लोकसभा स्पीकर हैं
उनके नेतृत्व में जो हमारा प्रतिनिधिमंडल गया, उस प्रतिनिधिमंडल में सार्क देश जो 10 देश हैं, उन देशों के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए और बिल्कुल मुक्त कंठ से एक तरह से ये लगाइए कि ये जो स्थितियां हुई हैं, ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा है, आतंकवाद को जिस तरीके से पाकिस्तान ने बढ़ावा दिया है, उसकी एकदम मुखालफत की है। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ी इसे उपलब्धि के तौर पर माना जा रहा है, क्योंकि ये जो प्रतिनिधिमंडल हमारे गए हैं, 66 सांसद 33 देशों का जो दौरा कर रहे हैं, कुछ प्रतिनिधिमंडल वापस आ गए हैं, कुछ प्रतिनिधिमंडल जो हैं अभी फ़िलहाल लोगों के साथ समन्वय बना रहे हैं, जिसमें शशि थरूर का जो ग्रुप है वो भी अभी वापस नहीं आया है। उनकी भी तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो चल रही हैं। उसके अलावा बहुत अच्छी जो बात आ रही है अगर पूरी दुनिया से देखा जाए तो कनाडा के साथ बहुत बेहतर रिश्ते नहीं थे, क्योंकि वहाँ के जो राष्ट्रपति, जहाँ वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, अब हालांकि चुनाव हार गए हैं, ट्रूडो, उनकी तरफ से संसद के अंदर एक बयान दिया गया कि हिंदुस्तान जो है, हिंदुस्तान की एजेंसियों को उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर पे टारगेट किया कि वो जो कनाडा के नागरिक हैं उन नागरिकों की हत्या कराएं, जबकि तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं थी। तो पूरी दुनिया में उस समय एक समय ये मैसेज गया कि कहीं ना कहीं कनाडा और हिंदुस्तान के रिश्ते जो है वो काफ़ी जो है खटाई में चले जाएंगे। लेकिन वहाँ सरकार जो है बदली है। सरकार बदलने के बाद जो प्रधानमंत्री हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री ने वहाँ सार्क देश जो 7 देश हैं उनकी एक बैठक होनी है 15 से 17 तारीख का जो समय है वो उसका मुकर्रर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके आमंत्रित किया गया है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसको माना जाना चाहिए। कल जिस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो है वो रेल का जो हमारा नेटवर्क है वो नेटवर्क जुड़ गया है, और श्रीनगर से और कटरा की यदि बात करें जम्मू कश्मीर की तो 3 घंटे की दूरी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा लेकर और तिरंगा फहरा कर वहाँ पे चहलकदमी की, उसको पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा, और देश का जो मनोबल है वो बढ़ा है। और बहुत बेहतर बात यह है कि वहाँ के मुख्यमंत्री जो हैं उमर अब्दुल्ला, उनका बयान आया कि जो अंग्रेज नहीं कर पाए, हम बहुत लंबे समय तक भारतीय गुलाम रहे हैं और अंग्रेज़ों ने बहुत सारी उपलब्धियाँ भी दी हैं। ये रेल जो, अगर रेल की हम बात करें तो रेल का जो ट्रैक था वो ट्रैक कहीं ना कहीं अंग्रेज़ों ने बनाना शुरू किया, लेकिन वो बहुत सारे इलाके ऐसे थे जिन इलाकों को नहीं जोड़ पाए। लेकिन आज़ादी के 75 साल बाद आज हिंदुस्तान जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम ये कह सकते हैं कि रेल मार्ग से अगर किसी व्यक्ति को कश्मीर से कन्याकुमारी जाना हो तो रेल का नेटवर्क जो है वो बड़ा है। और इसको पूरी दुनिया में जो बहुत बेहतर तरीके से जो देखा जा रहा है, पूरा देश जो है इसको लेकर गौरवान्वित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से कहा है कि दुनिया कि सबसे ऊंचा जो ब्रिज है वो बना है, और इसको लेके 140 करोड़ की जो आबादी है हिंदुस्तान की, आज ईद का दिन है, ईद की बधाई तमाम तरह की दी है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, ये ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को सक्षम सबल बनाने की तरफ अग्रसर है। बिल्कुल राजकुमार, देखिए आपने एक बात तो बिल्कुल ठीक कही, 130 सालों से इस पुल का इंतजार किया जा रहा था और 130 साल बाद ये पुल जो है वो भारत को मिला है। तमाम राजा हरि सिंह ने भी इसके लिए कोशिश की, इसके लिए अंग्रेजों ने भी कोशिश की, लेकिन बना कोई नहीं पाया। आजादी के बाद भी हमने देखा कि नेताओं की तारीफों में पुल जरूर बंधे, लेकिन ऐसा पुल मिलने के लिए, ये पुल मिलने के लिए 130 साल लग गए। आपके पास वापस लौटूंगी माफ कीजिएगा राजकुमार और ईशा, आपके पास आते हुए सबसे पहले बात हम सियासत की कर लेते हैं। देखिए, सत्ता खिसकने में वक्त नहीं लगता है। दिल्ली में हमने देखा था कि आम आदमी पार्टी ने पूरी कोशिश लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी दिल्ली से सत्ता जो है आम आदमी पार्टी के हाथों से खिसक गई। और कहीं ना कहीं अब पंजाब को लेकर भी क्या इस तरीके की बातें या इस तरीके का कोई इशारा जो है वो देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे देश में पंजाब भी एक ऐसा राज्य अब रह चुका है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। इससे पहले दिल्ली में सरकार थी और आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल प्रदेश में भी चुनाव लड़ा गया, लेकिन वहां पर 0 सीट आई। हरियाणा की बात करें, हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी उसके उम्मीदवारों की जमानत जब्त हुई है, एक भी सीट वहां पर निकाल नहीं पाए। गुजरात में भी किस्मत आजमाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो सफल नहीं हुए। इसी तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात करें, वहाँ पर भी वो सफल नहीं हुए। तो ऐसे में पंजाब को किस तरीके से बचाया जाए? 2027 में अब विधानसभा चुनाव होने हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात करें तो प्रचंड यहाँ पर जो बहुमत है वो मिला था आम आदमी पार्टी को, और ऐसे में उसी के बलबूते पर सत्ता में काबिज हुई थी। और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को ऐसे लग रहा था कि 2027 का विधानसभा चुनाव उनके लिए बहुत आसान होगा।
लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाई हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी ने जीत दर्ज की है, उसके चलते अब ये मुश्किलें कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की राह में भी है कि किस तरीके से अब पंजाब में जो सत्ता में काबिज है आम आदमी पार्टी, उसे बचाया जाए और 2027 में किस तरीके से खुद को पंजाब में मजबूत किया जाए। और अगर पंजाब से भी सत्ता से आम आदमी पार्टी निकल जाती, आम आदमी पार्टी के हाथ से सत्ता निकल जाती है 2027 के विधानसभा चुनाव में, तो एक समय पर जो राष्ट्रीय पार्टी बन गई थी आम आदमी पार्टी, उसका अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। और यही वजह है कि दिल्ली के तमाम बड़े नेता देखिए यहाँ पर चंडीगढ़ में मौजूद हैं और पंजाब में मौजूद है। मनीष सिसोदिया को यहाँ पर प्रभारी नियुक्त कर दिया गया है। इसके अलावा सतेंद्र जैन की अगर बात करें, उन्हें सह प्रभारी यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने नियुक्त किया है 2027 विधानसभा चुनाव के लिए। अभी से ही तैयारियां यहाँ पर कर रही है आम आदमी पार्टी, लगातार यहाँ पर जो बैठकें हैं वो की जा रही है। इसके अलावा जो कार्यक्रम है नशे के विरुद्ध वो आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार आपके द्वार यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल भी लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मौजूद हैं। तो तमाम जो दिल्ली के बड़े नेता हैं वो फिलहाल यहाँ पर मौजूद हैं चंडीगढ़ में। और कांग्रेस और बीजेपी का ये भी आरोप है कि अब पंजाब की जो सत्ता है, क्योंकि सरकार आम आदमी पार्टी चला रही है यहाँ पर, तो ये आरोप है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ये फैसले नहीं ले रहे हैं, बल्कि दिल्ली के जो तमाम नेता यहाँ पर पहुँचे हैं वो ये फैसले ले रहे हैं। और यहाँ पर मुख्यमंत्री को डम्मी मुख्यमंत्री लगातार कहा जा रहा है। लेकिन अब देखिए, लुधियाना विधानसभा उपचुनाव के बाद सीधे तैयारियां हो जाएगी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर। और 2027 विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल भरा रहेगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पंजाब में अब अपने आप को बचाना चाहती है। लेकिन जिस तरीके से उसके खुद के विधायकों पर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, और कई जो आम जनता की अगर बात करें, आप जमीनी स्तर पर अगर जाओगे, अगर लोगों के बीच जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी पार्टी है, पंजाब सरकार है, मान सरकार है, उनके खिलाफ लोग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में अब किस तरीके से सत्ता विरोधी लहर के तहत खुद को बचाना है, उसकी कोशिश अभी से की जा रही है। लेकिन राह कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी के लिए अब पंजाब की मुश्किल हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीजेपी तो टक्कर देगी ही, साथ में कांग्रेस भी और क्षेत्रीय पार्टी भी कहीं ना कहीं टक्कर देने के लिए बिल्कुल तैयार है आम आदमी पार्टी। बिल्कुल ईशा, आपके पास वापस लौटूंगी। राजकुमार, आपके पास आते हुए देखिए, आपने तमाम बड़ी खबरों से रूबरू कराया, और सबसे बड़ी खबरें G7 समिट का भी मान सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा के पीएम ने आमंत्रित किया, क्योंकि देखा जा रहा था कि भारत और कनाडा के बीच जो रिश्ते थे वाकई में उनमें खटास आ गई थी। और इसके बाद अगर कनाडा के पीएम जो है वो खुद से न्योता देते हैं, खुद से आमंत्रित करते हैं अगर प्रधानमंत्री मोदी को G7 समिट में आने के लिए, तो एक बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। भविष्य में इसको किस तरीके से आप देखते हैं दोनों देशों के लिए? देखिए भारती, मैं आपको एक दो अपडेट और दे दूं। दिल्ली में अभी सूचना मिली है कि जो रेखा गुप्ता वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, उनको किसी व्यक्ति ने फ़ोन किया, फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी। इसकी इन्फॉर्मेशन जब पुलिस को मिली तो दिल्ली पुलिस ने उसके जो नंबर है उस नंबर को सर्विलांस पर लगाया और उसकी लोकेशन गाजियाबाद में मिली। गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया गया। दोनों जो प्रदेशों की पुलिस है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली की पुलिस की जो है एक जॉइंट टीम बनी और एक श्लोक तिवारी नामक व्यक्ति को जो है वो इंटरटेन किया है। गाजियाबाद की पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर और दिल्ली पुलिस को सुपुर्द कर दिया है। अब उसकी आगे की जो इन्फॉर्मेशन है, आगे की जो जाँच है वो की जा रही है। एक और अपडेट कल का दे दिया जाए। कल सतेंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की बात हो रही है और आम आदमी पार्टी सत्ता में रही है और आम आदमी पार्टी ने एक नया जो नैरेटिव है वो कहीं ना कहीं एक साबित किया और विपक्ष नाम की जो चीज़ थी वो दिल्ली से गायब कर दी। लेकिन PWD मिनिस्टर है सतेंद्र जैन, उन पर 2000 करोड़ रुपए के घोटाले की जो जांच चल रही है, ACB ने कल उन्हें बुलाया और बुलाकर उनसे तकरीबन 40 के आसपास सवाल पूछे गए। उन सवालों से ACB की टीम जो है वो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि वो संतुष्ट नहीं है। दोबारा से नोटिस जारी किया जाएगा। तारीख कब मुकर्रर होगी, कब उन्हें बुलाया जाएगा, इस बारे में अभी इन्फॉर्मेशन जो है स्पष्ट नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो अगर ACB और ये जांच एजेंसियों के जो इन्होंने घोटाले किए हैं या जो इन पर आरोप हैं, उन आरोपों में यदि पेश हो रहे हैं और पेश होने के बाद एजेंसियां जो हैं उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं सिकंजा जो है वो कसने की तरफ अग्रसर है। अगली डेट कब पड़ती है, सतेंद्र जैन को कब बुलाया जाता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा।
वाकई अब आ जाते दो हैं बड़ी कनाडा अहम वाले खबरें। मसले पर। कनाडा के मसले पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से एक बयान जारी किया जाए तो कांग्रेस की तरफ से इस तरीके के जो बयान थे वो आ रहे थे कि कनाडा के साथ जो है हमारे रिश्ते बहुत बेहतर नहीं हैं। क्योंकि पिछले जो उनके प्रधानमंत्री थे, उन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सार्वजनिक स्तर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हिंदुस्तान की एजेंसियों पर आरोप लगाए कि कनाडा के नागरिकों को हमारी एजेंसियां जो हैं हलाक करनी है, जबकि वो अपराधी थे, जो मारे गए वो अपराधी थे। और इस बारे में हिंदुस्तान की सरकार ने अपने तरीके से जिस स्तर पे कहना चाहिए था, जिस स्तर पे स्पष्टीकरण देना चाहिए था, उस स्तर पर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे पहले विदेश मंत्री का फ़ोन आया है कनाडा से कि इस तरीके की चीज़ें हैं, जो पुरानी चीज़ें हैं उनको मिटाकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। सार्क सम्मेलन हो रहा है और उसमें हम प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना चाहते हैं। विदेश मंत्री ने इसकी इन्फॉर्मेशन प्रधानमंत्री को दी और प्रधानमंत्री की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद वहाँ के प्रधानमंत्री ने उन्हें आमंत्रित करने के लिए फ़ोन किया। और जो एक्स जो उनका प्लेटफॉर्म है, उस पर एक्स प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका स्पष्टीकरण दिया कि देश को ये बताना उनकी जिम्मेदारी थी कि कनाडा के प्रधानमंत्री का फ़ोन आया है। उन्होंने भी उन्हें बधाई दी है प्रधानमंत्री बनने के लिए। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर है, इस ऑपरेशन सिंदूर पे भी चर्चा हुई। उसके अलावा जो सार्क सम्मेलन है, जो 7 देशों का सम्मेलन है, 15 से 17 तारीख तक का समय मुकर्रर किया गया है, उसके लिए उन्होंने आमंत्रित किया है। और आमंत्रण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद किया। तो ये एक जो है कहीं ना कहीं एक कूटनीति के तौर पर हमें इसे मानना चाहिए। रिश्ते कब कहाँ किस मोड़ पर आ जाते हैं। आज अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो रूस और यूक्रेन की स्थिति क्या हो गई है, युद्ध को लेकर तमाम तरह के लोग मध्यस्थता करते हैं, तमाम तरह के लोग प्रयास करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के रिश्ते यूक्रेन के साथ भी बहुत अच्छे हैं और रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। अगर अपने नागरिकों को, अपने छात्रों को यदि निकालना था तो युद्ध को रुकवाने के लिए गुजारिश की गई प्रधानमंत्री की तरफ से और युद्ध रुक गया। अगर कनाडा के साथ, कनाडा के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अपने बयानों को लेकर तमाम तरह की तल्खी की, लेकिन अब जो नई सरकार वहाँ पे बनी है, वो सरकार बहुत बेहतर रिश्ते कनाडा के साथ रखना चाहती है। क्योंकि अगर कनाडा की देखें तो कनाडा की आर्थिक जो व्यवस्था है, उस आर्थिक व्यवस्था में हिंदुस्तान के पंजाब के जो सिख समुदाय के जो लोग हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगर उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए तो शायद ऐसे बहुत सारे परिवार होंगे जिनका एक शख्स जो है वो वहाँ जाके स्थापित हो गया है और वहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था जो है उसको बेहतर बनाने में कहीं ना कहीं अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया के साथ अपने रिश्ते अच्छा रखना चाहते हैं। उनका सीधा तौर पे मानना है कि आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ रिश्ते खराब नहीं है, पाकिस्तान पर अटैक नहीं किया है। पाकिस्तान अगर अपराध का रास्ता, आतंकवादियों को पलवित पोषित करने का रास्ता यदि छोड़ देता है तो निश्चित तौर पे बेहतर जो पड़ोस है वो पड़ोस बनेगा, सुख दुख में सब शामिल होंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत स्पष्ट तौर पर मानना है कि दुनिया जो है, मतलब पूरी दुनिया जो है वो एक समुदाय है, एक परिवार है, उसको एक परिवार के साथ रहना चाहिए। और इस दिशा में विपक्ष जो है, विपक्ष को उन्होंने अपने जो एक्स प्लेटफॉर्म है उस पर अपना बयान कर लिख के ये जो है जवाब दे दिया है। 15 से 17 तारीख के बीच में जो सार्क जो अधिवेशन है, जिसमें 7 देश, 7 सबसे बड़ी बात तो ये है राजकुमार कि औपचारिक तौर पर भारत जो है वो उसका हिस्सा भी नहीं है, लेकिन फिर भी G7 समिट में जो है हर बार भारत को जो है आमंत्रित किया जाता है। ये बड़ी बात है। लेकिन देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा, इससे कोई अछूता नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो के कार्यकाल में किस तरीके के जो रिश्ते थे भारत से, उससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन अब कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं और उम्मीद ये है कि अच्छे रिश्ते इसमें होंगे। लेकिन साथ साथ देखिए, तमाम बातें जो देख रहे हैं, 2 बड़े अपडेट आपने दिए, वो भी बड़ी बात है। सीएम रेखा गुप्ता को बड़ी धमकी मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। इस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। ईशा, आपके पास आते हुए देखिए, हम लोग बार बार सुन रहे थे कि संदिग्धों की धरपकड़ जो है वो लगातार जारी है और बड़ी संख्या में पंजाब हरियाणा से संदिग्ध जो है वो पकड़े जा रहे हैं। क्या अब संख्या में कोई कम इजाफा हुआ है, या इजाफा हुआ या फिर कमी हुई है? कुछ इसको लेकर कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, जिस तरीके से पंजाब पुलिस की तरफ से रूपनगर से एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी जो कि ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में था, और अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से वो छानबीन की जा रही है, उनकी जो डिटेल्स हैं उन्हें खंगाला जा रहा है। लेकिन अभी तक जो पुलिस के हाथ में जो जानकारी लगी है उसमें ये पता चल पाया है कि जो ट्रांजैक्शन भी, मनी ट्रांजैक्शन
जिस युवक जो रोपड़ से युवक गिरफ्तार हुआ है जासूसी करने के मामले में, उसके खाते में जो ट्रांजैक्शन हुई है उसने वो ट्रांजैक्शन आगे भी की है पैसों की। और ज्योति मल्होत्रा के जब अकाउंट को खंगाला गया था उसके खाते से भी किसी को ट्रांजैक्शन हुई है। तो जिस खाते में ट्रांजैक्शन ज्योति मल्होत्रा ने की है और साथ ही साथ रोपड़ के युवक ने, उन दोनों की जो ट्रांजैक्शन है वो इस एक व्यक्ति को गई है। उस व्यक्ति की फिलहाल तलाश की जा रही है और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में 4 से 5 लोगों की और भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि लगातार जो पुलिस है वो तार जोड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रही है। ज्योति मल्होत्रा की अगर बात करें तो वो इस वक्त फिलहाल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है और उसके वकील का कहना है कि उसकी जमानत अर्जी भी अब लगाई जाएगी। लेकिन अगर हम पंजाब की बात करें तो फिलहाल अभी पंजाब से लगातार धरपकड़ यहाँ पर जारी है। चाहे जासूसों की बात करें या तस्करों की बात करें, उनकी यहाँ पर लगातार गिरफ्तारी की जा रही है। लेकिन पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि जो यूट्यूबर ब्लॉगर यहाँ पर पकड़े गए हैं उनके लिंक आगे से आगे खंगाला जाए और जिन्हें अभी तक पकड़ा गया है उनके रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। कॉल डिटेल्स वहां पर निकाली जा रही है कि वो किस किस से बात करते थे और कैसी कैसी बात करते थे। लेकिन अभी तक जो पुलिस के हाथ सूचनाएं लगी हैं उसमें मोबाइल से और लैपटॉप से यही चीज़ें निकलकर सामने आई है कि जो जासूस भी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं जो सैन्य गतिविधियां हैं और धार्मिक स्थल और जो संवेदनशील इलाके हैं उसकी जानकारी यूट्यूब और ब्लॉगर के माध्यम से पाकिस्तानी सेना को दे रहे थे और ऐसे में उसके बदले में उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। तो पुलिस की तरफ से पूरी छानबीन की जा रही है। आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होंगी और दूसरे राज्यों में भी अगर देखिए, पंजाब हरियाणा ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी इस वक्त छापेमारी चल रही है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा से भी एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी। 19 साल का वो युवक है, उससे भी पूछताछ जारी है। तो माना जा रहा है कि जो ये तार है वो देश के अनेक राज्यों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार पुलिस की तरफ से जो धरपकड़ है जासूसों की वो की जा रही है। जी बिल्कुल। और देखिए ईशा, जसबीर और ज्योति के रूप में जो गद्दार बैठे हुए हैं उनको वाकई में बख्शा नहीं जाना चाहिए। आपके पास वापस लौटूंगी। राजकुमार, आपके पास आते हुए तमाम बड़ी खबरों की हम चर्चा कर रहे हैं। चिनाब ब्रिज की हमने चर्चा की G7 समिट की, लेकिन देखिए इसके साथ ही साथ राजकुमार हम ये भी देखते हैं कि तिरंगा लहराने की जो बात आपने कही थी, प्रधानमंत्री मोदी ने जिस गति से तिरंगा जो है वो चिनाब ब्रिज पे लहराया। और ये देखिए 1991 और 92 की बात मुझे याद आ जाती है जब उन्होंने एक बयान दिया था कि लाल चौक पर देख लेंगे किसमें कितना दम है। और 1991-92 में कुछ इस तरीके की तस्वीर दिखी थी और फिर से कल ये संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कही गई थी कि चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो आगे बढ़ता रहेगा। इसको लेकर आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए भारती, स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से ये ऑपरेशन सिंदूर चला और इससे पहले इस घटना को अंजाम दिया गया, धर्म पूछकर मारा गया, तो आप ये देखिए कि जब से धारा 370 लागू हुई है, हटी है, मतलब अगर उसको बात की जाए तो एक अच्छा सा माहौल बना है, एक पॉजिटिव माहौल बना है लोगों को। उनकी आर्थिक व्यवस्था जो है जम्मू कश्मीर की, जो लोग हथियार के बल पर, क्योंकि जब व्यक्ति के पास रोजगार नहीं होता तो स्वाभाविक तौर पर वो हथियार उठाने की तरफ कई बार अग्रसर हो जाता है। और इस बात को केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री के पूरे उसको इतिहास को अगर समझने का प्रयास करें, क्योंकि वो प्रचारक रहे हैं, उन्होंने एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने जो वो है अपना जो जीवन है उस जीवन को शुरू किया और एक एक पगडंडियों पर चलते हुए तमाम तरह के जो प्रभारी हैं वो बने, तमाम तरह की जो यात्राएं थी उन यात्राओं को, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो यात्रा होनी थी उस यात्रा के वो प्रभारी रहे। पहली यात्रा थी भारतीय जनता पार्टी के और लाल चौक पर जाकर झंडा फहराने वाली जो बात थी वो पूरी दुनिया ने देखी, तमाम जो संगठन है। तो जब आदमी देशाटन करता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर हमें बहुत सारे लोगों को समझने की, बहुत सारी जगहों को समझने की, बहुत सारी समस्याओं को समझने की और उनके समाधान के लिए भी स्वाभाविक तौर पर कहीं ना कहीं रास्ते बनते हैं। तो राजकुमार, मैं ये चाहती हूँ एक छोटा सा कमेंट उस पर भी दें जो जिस पर आज दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क, पहले इनमें बहुत दोस्ती थी लेकिन जब से दुश्मनी हुई है थूथू मची हुई है। एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे की जो राज की बातें हैं वो खोलने में दोनों में होड़ मची हुई है। उस पर एक छोटा सा कमेंट आप दें। देखिए बात है, जब दोनों तरफ व्यापारी हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर वो प्रॉफिट चाहते हैं। अगर इस बात को हम ऐसे समझें कि ये दोनों व्यापारी हैं,
अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो भी बड़े बिल्डर और तमाम तरह के उनके व्यापार रहे हैं। और एलन मस्क जो है वो कभी भी, कोई व्यापारी जो है वो घाटे का सौदा नहीं करता। तो स्वाभाविक तौर पर अगर इसको देखा जाए तो ये दोनों जो लोगों की जो रस्साकसी चल रही है, ये पूरी दुनिया के सामने जो, अगर मैं बहुत थोड़े से हल्के शब्द का अगर इस्तेमाल करूँ तो एक दूसरे को नंगा कर रहे हैं, ये पूरी दुनिया देख रही है। अमेरिका पूरी दुनिया में जो है सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है, लेकिन उसकी अपनी रीढ़ कितनी कमज़ोर है, उसका अपना चरित्र कितना गिरा हुआ है, ये सब कुछ सामने आ रहा है कि उनके जो मुख्य सलाहकार थे, आज वो मुख्य सलाहकार जो है वो कहीं ना कहीं मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल राजकुमार, जब हर बार ये सुनने को मिलता था माय फ्रेंड एलन मस्क, अब बार बार अब तो उनकी आवाज सुनने को भी तैयार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। और आपने बिल्कुल सही कहा, एक दूसरे को नीचा गिराने में जो है दोनों लगे हुए हैं। और लेकिन देखिए, मैं जब एलन मस्क को देखती हूं तो उनके लिए तो वैसे भी पॉसिबल नहीं है राष्ट्रपति बनना अमेरिका का, क्योंकि पहला ही रूल ये कहता है कि आप उस देश में जन्मे हो, वो तो दक्षिण अफ्रीका में जन्मे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति में आने की कोशिशें जो है वो लगातार एलन मस्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ईशा, आपके पास आते हुए छोटा सा कमेंट आपसे लूंगी मैं, कोरोना को लेकर जो अपडेट बना हुआ है, क्योंकि देखिए हम देख रहे हैं वहां पर पंजाब जो है आजकल संवेदनशील राज्य भी बना हुआ है, तमाम ड्रोन्स जो है हमें उड़ते हुए नजर आते हैं। पंजाब में अभी देखिए इलेक्शन भी है और अब कोरोना भी है, किस तरीके से डील कर रही है सरकार? देखिए, अभी तक पंजाब में 18 मामले सामने आए हैं कोरोना के और 2 लोगों की फिलहाल मौत हो चुकी है। और ऐसे में जो अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें या पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह की, उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन लोगों से आग्रह किया जा रहा है कि अगर आप भीड़भाड़ वाले इलाके में जाते हैं और वहाँ पर मास्क लगा कर जाएं और अपने हाथों का बिल्कुल ध्यान रखें, सैनिटाइज अपने हाथों को करें और कुछ भी खाने से पहले हाथों को ज़रूर धोएं। अगर जुकाम बुखार होता है तो अपने स्वास्थ्य की जांच डॉक्टर से ज़रूर करवाएं। लेकिन पंजाब से ज़्यादा स्थिति अगर ख़राब किसी की है तो वो देखिए हरियाणा की इस वक्त है, क्योंकि हरियाणा में अभी तक 181 मामले सामने आ चुके हैं कोरोना के और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और भी इसका आंकड़ा बढ़ सकता है। लेकिन फिलहाल किसी तरीके की मौत अभी हरियाणा में नहीं हुई है, लेकिन आंकड़े जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उसने कहीं ना कहीं ठीक है ईशा, सरकार की तमाम बड़ी चिंता भी खबरें बढ़ा थी दी जिन है। पर विस्तार से चर्चा की गई। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। वही खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रुकते छोटे से ब्रेक के लिए।